so starting the class. सॉलिड स्टेट के बारे में हम जानते हैं। लास्ट टाइम जो है वो हमने लिक्विड स्टेट को डिस्कस किया था। इट वाज ऑन चांद रात एक्चुअली। तो आज हम ईद के बाद फर्स्ट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में आप सब जानते हैं कि एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, फ्री टू मूव नहीं होते और उनका एक फिक्स शेप होता है और एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। ऐसे स्टेट सॉलिड स्टेट कहलाते हैं। लाइक ब्लॉक्स, लाइक चेयर, लाइक टेबल, एवरीथिंग इज सॉलिड स्टेट लाइक दैट। सॉलिड स्टेट के अंदर जो इसके स्पेसिफिक बिहेवियर आता है जो बाकी किसी और स्टेट के अंदर नहीं होता, उसमें से एक हमारे पास होता है डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो डिफॉर्मिटी किसे कहते हैं? डिफॉर्मिटी मतलब देखिए, एक चीज होती है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन, कि जब हम गैसेस पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो गैसेस कंप्रेस हो जाते हैं। लिक्विड्स पे भी जब फोर्स अप्लाई करते हैं टू अप टू सम एक्सटेंट, गैस से थोड़ा कम, लेकिन वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन सॉलिड के साथ मामला अलग है। सॉलिड्स कंप्रेस होते ही नहीं है, या कंप्रेस होते हैं नेग्लिजिबल एक्सटेंट में, क्योंकि बहुत थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है उनके बीच में। लेकिन जब सॉलिड पर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो सॉलिड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। किसी का हम डिफॉर्मिटी कहते हैं, उसका शेप चेंज हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो दिस इज डिफॉर्मिटी इन सॉलिड के। सॉलिड्स के अंदर कंप्रेशन नहीं होती और विद द एप्लीकेशन ऑफ वेरी हाई फोर्स वो डिफॉर्म हो जाते हैं, उनका डिफॉर्मिटी होती है। सॉलिड के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जो बाकी किसी स्टेट के अंदर नहीं होती, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में आप जानते हैं कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। वरना नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड के बाद फिर वो गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। बट सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है। और ऐसे सॉलिड जिनमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग जो है वो सबलाइम सॉलिड कहते हैं, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड सबलाइम सॉलिड, ठीक है। तो सबलाइम सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कैम्फोर, जिसको हम काफूर कहते हैं, ठीक है, ये एक सबलाइम सॉलिड है। दूसरा आयोडीन, ये एक सबलाइम सॉलिड है। ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कह सकते हैं कि दिस इज अ सबलाइम सॉलिड। नेप्थलीन, ये भी जो है वो आपके पास नेप्थलीन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है कि इसमें दो बेंजीन रिंग एक साथ अटैच होते हैं, ठीक है। सो टू बेंजीन रिंग्स आर अटैच्ड विथ ईच अदर, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेप्थलीन। तो नेप्थलीन में भी क्या होता है कि ये भी सबलाइम सॉलिड होते हैं। नीचे जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ड्राई आइस की पिक्चर है, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वो एवापोरेट होता है तो डायरेक्ट गैसेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये एक डार्क ग्रे कलर का सॉलिड है जो कि दैट इज द आयोडीन, पाउडर्ड आयोडीन। तो पाउडर्ड आयोडीन क्या होता है? वो डायरेक्ट गैस बन के जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, वायलेट कलर के फ्यूम्स निकलते हैं उसके अंदर से, ठीक है। अच्छा, ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता क्यों? अगर कोई आपसे पूछे कि कुछ सॉलिड सबलाइम सॉलिड क्यों होते हैं, क्या वजह होती है? क्या वजह होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब डायरेक्ट गैस बन जाता है? क्या वजह है कि आयोडीन डायरेक्ट गैस बन जाती है सॉलिड से, काफूर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती है? तो उसके पीछे क्या वजह है? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट? सो प्लीज टेल मी। Can anybody tell me the reason why it happens? निकुल हसन ने हैंड रेस किया, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। लिक्विड फेस होता ही नहीं। नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। और कोई एक्सप्लेनेशन? या सना अरशद ने सही कहा कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होती है। सबलाइम सॉलिड्स जो होते हैं वो इस वजह से सबलाइम सॉलिड होते हैं बिकॉज इनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होती है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम होने से मुराद कि उसके अंदर कौन सी फोर्सेस पाई जाती है जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो लीस्ट आपके पास होती है ना, लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। अगर आप इन सबको देखो, काफूर, पाउडर्ड आयोडीन, ड्राई आइस, नेप्थलीन, ये सब नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं
और नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर क्या चीज होती है बच्चों कि उसके अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस होती हैं जो सबसे वीक होती हैं। तो उन वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि हल्की सी हीट मिलती है ना उनको सॉलिड से, तो सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस बन जाता है। दैट्स द रीजन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक सिंपल टॉपिक होता है दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड। सारे बच्चे जानते हैं कि सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, अमरफस होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि आपके पास आपके पास NaCl हो गया, दैट इज आपका सॉल्ट हो गया, डायमंड हो गया, हीरा या आयरन हो गया, दे ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अमरफस सॉलिड से मुराद ग्लास हो गया या रबर है या प्लास्टिक है, ये अमरफस सॉलिड्स होते हैं। फर्क क्या है क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं फिक्स पैटर्न में, जबकि अमरफस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, बेतरतीबी के साथ अरेंज होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप सब जानते हैं, जैसे कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए स्क्वायर एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको बीच से कट करोगे तो राइट और लेफ्ट में बराबर हो जाएगा, दैट इज सिमेट्रिकल। और असिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से मुराद क्या होती है कि जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है, उसका मतलब कि जैसे ये एक कोई भी पिक्चर है, उसको हम बीच से कट करेंगे तो उसका राइट और लेफ्ट बराबर नहीं, दिस इज असिमेट्रिकल। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाते हैं। जैसे कि नमक की बात करें तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्ट जो है वो मेल्ट हो जाता है, जबकि जब हम ग्लास की बात करें या रबर की बात करें तो उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है, मतलब शार्प मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। जैसे रबर की बात करें तो पहले वो, प्लास्टिक की बात करें तो पहले वो सॉफ्ट होगा फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगा। तो हम एक रेंज देते हैं कि भाई भाई 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर जो है वो 200 से लेकर 300 के बीच में कभी भी ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ शार्प या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती इनकी। तीसरी चीज, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्लेवेज का प्रोसेस होता है। एंड व्हाट इज दिस क्लेवेज प्रोसेस? क्लेवेज प्रोसेस किसे कहते हैं? क्रिस्टल्स को तोड़ने का बल, जो क्रिस्टल्स को ब्रेक किया जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारे पास क्लेवेज। क्लेवेज वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को ब्रेक करते हैं आइडेंटिकल शेप्स के अंदर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक प्लेन होता है जिसको हम क्लेवेज प्लेन कहते हैं। ठीक है। तो जब क्लेवेज प्लेन से उसको जब कट किया जाता है तो वो क्या होता है कि एक शेप में वो कटना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप क्रिस्टल एक देख रहे हैं, एक फिक्स शेप में आपने देखा होगा हमेशा वो क्रिस्टल कटा होता है क्लेवेज प्लेन से। देखिए अमरफस सॉलिड के अंदर कोई क्लेवेज प्लेन नहीं होता, उसको जहां से चाहे वहां से काट सकते हैं। ठीक है। इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक से क्या मुराद होती है? आइसोट्रोपिक से मुराद कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट होती है या एक्सिस के साथ साथ वेरी करती है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो डायमंड आपने देखा होगा, हीरा, तो डायमंड हर एक्सिस पे नहीं चमकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब चमकने की सलाहियत, उसकी रिफ्रैक्ट करने की सलाहियत। तो डायमंड को अगर आप रोटेट करते जाए तो किसी एक एक्सिस पर वो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, तो दैट एक्सिस, तो वो एक एक्सिस पर चमक रहा है तो उसका मतलब किसी एक एक्सिस पर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो डायमंड एक आइसोट्रोपिक सब्सटेंस हो गया, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बिकॉज उनके पास एक इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन होता है हर एक कार्बन एटम के साथ, लेकिन वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पैरेलल टू द प्लेन वो पास नहीं करते हैं। पैरेलल टू द प्लेन क्या होता है? वो इंसुलेटर होते हैं, सॉरी, पैरेलल टू द प्लेन वो पास कर सकते हैं, ठीक है, कंडक्टर होते हैं, ठीक है, पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर आप ग्रेफाइट से करंट पास करना चाहो तो करंट पास नहीं होता। उसका मतलब डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, इसलिए हम इनको आइसोट्रोपिक कहते हैं। जबकि अच्छा एनाइसोट्रोपिक कहते हैं, सॉरी। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमरफस सॉलिड्स क्या होती है? आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक से मुराद क्या भाई? आइसोट्रोपिक से मुराद के इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज तमाम ही एक्सिस में सेम रहती है। इसका मतलब ये कि अगर आप रबर की बात करें तो रबर एक बैड कंडक्टर है, आप चाहे उस पर एक्स एक्सिस से करंट पास कर दो, वाई से पास कर दो, जेड से पास कर दो, किसी भी एक्सिस पे जो है वो करंट पास नहीं करता। ठीक है। इसका मतलब ग्रेफाइट इज ग्रेफाइट इज या सॉरी इट मींस के रबर इज एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। आइसोट्रोपिक से मुराद ये कि हर एक्सिस पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज वी हैव द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो आपको पता है 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स हमारे पास होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं, मेटालिक क्रिस्टल जिनको एटॉमिक क्रिस्टल भी कहते हैं, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हमारे पास होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स।
अब उनमें क्रिस्टल को सिंपल वे पर याद करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर दिस अ चार्ट। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सवाल वगैरह कर लें, कोई सवाल किसी के माइंड में है पीछे भी, अगर टॉपिक में, अगर मैं यहाँ स्लाइड दिखाऊं आपको, अगर इससे भी कोई सवाल आपके पास है तो कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। एक्चुअली मैंने इस वाले में एमसीक्यूज बनाना, मैं इसमें चूंकि भूल गया, ठीक है, इसलिए बीच में एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, तो एक साथ असाइनमेंट में आपको दे दूंगा, तो आप वहीं पर एमसीक्यूज के सारे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी आज मसरूफियत थी जिसकी वजह से क्लास भी लेट की गई, तो फिर मैं एमसीक्यूज नहीं बना सका, तो जस्ट लेक्चर ही है आज, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। बाकी बीच में क्वेश्चन खुद मैं आस्क कर लूंगा, बट एमसीक्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। तो जी, को चार तरह के क्रिस्टल, ये चार्ट पूरे जहन में आपको रखना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल। तो मैं सीक्वेंस के लिहाज से पहले आपको बताता हूँ आयनिक क्रिस्टल, फिर मैं आपको बताऊंगा कोवेलेंट क्रिस्टल सेकंड नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेटेलिक क्रिस्टल, फिर आखिरी में मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है, इस तरह से। तो आपकी बुक का ऑर्डर है। तो सबसे पहले तो आयनिक क्रिस्टल की बात की जाए। अच्छा, ये चार्ट पढ़ेंगे किस तरह से, चार्ट को पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। इस चार्ट में ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल मतलब नाम है। इस तरह पार्टिकल्स एट लेटेस्ट साइट, इसका क्या मतलब होता है कि किन पार्टिकल से मिलकर वो क्रिस्टल बना है, फोर्सेस होल्डिंग पार्टिकल टुगेदर, कौन से फोर्सेस इन पार्टिकल्स को होल्ड करके रखे हुए, प्रॉपर्टीज क्या होती है उनकी, और यहाँ पर इस वाले कॉलम में उनकी एग्जांपल्स है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, जैसे सॉल्ट है आपका, नमक है, NaCl जो घरों पे आप यूज करते हैं, ये एक आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल क्यों कहते हैं, बिकॉज इनमें आयनिक बॉन्ड पाई जाती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, तो आयनिक बॉन्ड इसके अंदर पाई जाती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल। और आपको पता है आयनिक बॉन्ड अगर पाई जाती है तो लेटिस साइट्स के अंदर कौन से पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, मतलब कैटायंस और एनायंस। कैटायंस एनायंस मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, ये सारे हार्ड हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएंगे। ब्रिटल से क्या मुराद होती है, दो तरह के हार्ड होते हैं, एक होता है हार्ड एंड, एक होता है यहाँ पर हार्ड एंड मैलेबल, और एक होता है हार्ड एंड ब्रिटल। यस, यस, शहरियार ने सही कहा कि जिसको अगर आप पटकोगे, जिसको आप अगर फोर्स लगाओगे, हैमरिंग करोगे, तो वो चूर हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो जाहिर सी बात है, नमक है, इसको अगर आप उसका हथौड़ी मारेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, उसकी चिपटा नहीं होगा, वो टूट जाएगा। तो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बैड कंडक्टर होते हैं। अच्छा, नॉन कंडक्टर होते हैं अगर, लेकिन अगर आप इन आयनिक क्रिस्टल को, अगर आपको कंडक्टर बनाना है तो आप क्या करो, उनको मोल्टन स्टेट में ले आओ, तो फिर वो कंडक्टर बन जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हर वो सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में करंट कंडक्ट करे, मतलब एक्वस और मोल्टन स्टेट में करंट कंडक्ट करे। अच्छा, ठीक है, ये आयनिक क्रिस्टल हो गए। एग्जांपल में सारे आयनिक कंपाउंड्स आप लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल की। कोवेलेंट क्रिस्टल में पार्टिकल्स जो जुड़े होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसलिए कोवेलेंट क्रिस्टल कहते हैं। और कोवेलेंट क्रिस्टल में क्या होता है, एटम्स मिलकर क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर आप डायमंड की बात करें, या जब आप ग्रेफाइट की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन के एटम्स मिलकर स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जहन में आपकी क्रिस्टल्स आने चाहिए, ठीक है। तो मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को अगर पिक्चर अगर चाहिए हो, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से गूगल से उस पिक्चर को भी आपको शो कर सकता हूँ, अगर आपको नहीं पता लगे, ठीक है, चीज़ों के बारे में। क्योंकि आप सब जानते हैं कि डायमंड का क्रिस्टल हो चाहे ग्रेफाइट के क्रिस्टल, उनमें लेटेस्ट साइड पर एटम्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू मिल जाते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं वो वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका डायमंड है, डायमंड बहुत हार्ड है। इस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिका या पत्थर, क्वार्ट्ज, ये बहुत हार्ड होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा कोवेलेंट क्रिस्टल होता है जो सॉफ्ट होता है, वो कौन सा होता है जानते हैं, नाम बताएं मुझे उसका। है तो वो कोवेलेंट क्रिस्टल, लेकिन वो सॉफ्ट है।
सना अरशद ने आंसर दिया ग्रेफाइट, दैट्स ओके, गुड, करेक्ट आंसर। तो ग्रेफाइट क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो लेयर्स होती है, हेक्सागोनल लेयर्स, उनके बीच में 3.35 एंगस्ट्रॉम का एक वेंडर वॉल अट्रैक्शन होती है, एक डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आराम से दब जाते हैं, वो आराम से कंप्रेस हो जाते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें से भी जाहिर सी बात है कि जो एक्सेप्शन आ गई ग्रेफाइट, वो गुड कंडक्टर होता है, बिकॉज ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जबकि डायमंड के पास नहीं होते। अच्छा, इसके बाद फिर अब आ जाओ मेटेलिक क्रिस्टल पे। मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड से इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में आप जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो बाहर निकल जाते हैं अपने मेटल एटम्स के अंदर से। तो क्या बच जाता है? मेटल का सिर्फ न्यूक्लियस बच जाता है, पॉजिटिव आइंस बच जाते हैं, और उस पॉजिटिव आइन के चारों तरफ क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आइंस के बीच में, या कैटाइंस के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो इनमें जो लैटिस सेट पे पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव आइंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव आइंस मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस क्रिस्टल के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है, मेटेलिक क्रिस्टल्स में। अच्छा, हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट उसकी वेरी करती है, वेरी मतलब वेरिएबल होती है। कुछ मेटल्स हमारे पास सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं। लाइक अगर हम आयरन की बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे बहुत हार्ड है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सॉफ्ट मेटल्स की, सॉफ्ट मेटल्स से मुराद अल्कली मेटल्स की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। ये सारे गुड कंडक्टर होते हैं मेटल से, तो भाई गुड कंडक्टर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। करंट पास करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारे उसके एग्जांपल्स आ गए। अच्छा, अब इनमें उसके बाद हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं भाई? चूंकि अब इनमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल से जुड़कर क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था अबाउट डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लाइक डायपोल डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्सेस, किसी भी फोर्सेस से जुड़ सकते हैं। तो लेटिस सेट पे पार्टिकल्स आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे आइस आप देखते हो, बर्फ जो आप देखते हो नॉर्मली जो सबसे फेमस है, तो बर्फ में क्या होता है, आइस के भी क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्रिस्टल बना रहे होते हैं, H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और बाकी भी इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, और ये सब करंट कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इन्हीं में से कुछ हमारे पास सब्लाइम क्रिस्टल्स आ जाते हैं, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द होल टॉपिक ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। चारों तरह के क्रिस्टल बताए, आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल क्या होते हैं, और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं। कोई मसला है तो पूछे क्वेश्चन, इस वाले चार्ट में कोई सवाल है तो। If you have any query, any question regarding any of the topic here, right now, you can surely ask anything. We have so much time remaining. It is just 8:40. नहीं तो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो चल ही रहा है, आगे अभी और भी हैं। ईमान अफसर ने हैंड रेस किया है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बता दें मुझे। अच्छा, गलती से हो गया, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस की, दो चीजें होती हैं, दो फिनोमिना है, हमें पता होने चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। कि कौन से सॉलिड्स जो है वो आइसोमॉर्फस होते हैं, कौन से पॉलीमॉर्फस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर दो फिनोमिना दिखने में आता है, एक आइसोमॉर्फिज्म और एक पॉलीमॉर्फिज्म। आइसो मतलब होता है सेम, और मॉर्फ के मतलब होता है स्ट्रक्चर, पॉली मतलब होता है मोर देन वन, और मॉर्फ के मतलब होते हैं स्ट्रक्चर। और इज्म क्यों लगाते हैं? इज्म किसी भी फिनोमिना को शो करने के लिए हम इज्म लगाते हैं, ठीक है, कोई फिनोमिना बताता है। तो आइसोमॉर्फिज्म, सेम स्ट्रक्चर, कि अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक जैसे क्रिस्टल हो जाएं तो उनको आइसोमॉर्फस कहा जाएगा, और ये फिनोमिना आइसोमॉर्फिज्म का होगा। मिसाल के तौर पे सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
दो अलग अलग सब्सटेंस है, दो अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है दोनों का वो क्यूबिकल होता है। दैट्स व्हाई NaF और MgO दोनों को क्या कहेंगे, दे बोथ आर आइसोमॉर्फस। ये दोनों आइसोमॉर्फस है, ठीक है, आइसोमॉर्फस है, जो इनके अंदर आइसोमॉर्फिज्म देखने में आता है, ठीक है। ये दोनों आइसोमॉर्फस है और इनके अंदर आइसोमॉर्फिज्म में देखने में आता है, क्यों? बिकॉज दे बोथ हैव द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी? बिकॉज ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है, तो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस ही करेंगे आपस में। इसी तरह से अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, तो अगर कोई सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है बच्चों, वो दो तरह के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, कैल्साइट और एर्गोनाइट। कैल्साइट का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल और एरेगोनाइट का होता है ऑर्थोरॉम्बिकल। अब ये आपको यहाँ पर ये जो शेप दिख रहा है, दिस इज द कैल्साइट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये जो क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज आर्गोनाइट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है। दोनों के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों पॉलीमॉर्फस हैं, मतलब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने में आता है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि दो अलग अलग कंपाउंड के एक ही स्ट्रक्चर होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब जाहिर सी बात है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, क्यों? चूंकि कंपाउंड तो एक ही है ना। अब कैल्साइट की बात कर लो चाहे आर्गोनाइट की कर लो, है तो दोनों कैल्शियम कार्बोनेट, तो रिएक्शन दोनों सेम करेंगे। मतलब अगर कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्साइट ले लो या आर्गोनाइट ले लो, किसी में भी अगर आप HCl डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, तो फिर वो क्या करेगा? कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। सिंपल, चूंकि दोनों कंपाउंड सेम है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल फंडा ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशंस जनरेट्स द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज की, ये सना अरशद ने वेलराइट कहा ना, तो वो मैंने जो पिक्चर वहां पर शो किया हुआ था, तो उसमें नीचे वेलराइट बना हुआ था, वो आपके टॉपिक से हटकर है। वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है। जब हम यूनिट सेल की बात करें, तो जिस तरह से हर एक चीज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे ह्यूमन लाइफ है, इसके स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपके पास आती है, दैट इज व्हाट, दैट इज सेल। बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्टल्स के जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। तो वही बहुत सारे जब यूनिट सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है जिससे, ठीक है। अब यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास सेल डायमेंशंस होते हैं, जिनको हम सेल पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास सेल डायमेंशंस होते हैं जिनको हम सेल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब वो दो चीजें उसमें देखने में आती है, लेंथ देखने में आती है, दूसरी हमारे पास अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ, कोचिंग में हो, बोले क्या हुआ? समझ जाए, फ्री ही हूँ। आ जाए, कैंपस वन आ जाए। ठीक है, आ जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट, आई थिंक सबको मेरी आवाज आ रही है, ओके ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर बिफोर दैट। ऑलराइट, यस यार, कोचिंग से ही पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, आज एडमिशन्स वगैरह के लिए वो कर रहा था ना ऑनलाइन। 1 जून से क्लासेस स्टार्ट है, तो यहीं पे टाइम हो गया इतना, 4-5 बजे से बैठा हुआ था, तो यहीं पे शुरू हो गया क्लासेस को। इसलिए कोचिंग का लैपटॉप पे कोचिंग वाला है ना, तो इसलिए वो सही से वो नहीं हो पा रहा, मतलब यहीं पे बैठे बैठे बनाए थे स्लाइड शो भी बनाए। नहीं, अब अकेले तो नहीं, फिलहाल कुछ लोग आ गए। ठीक है, ऑलराइट, बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ओके। यू नो ऑलरेडी वेरी वेल।
यस सना अरशद, यस आई वाज नॉट लाइक हियर, तो वो मैं कैंपस 2 में था, ठीक है, उसके बाद कैंपस 1 में आया, ठीक है। अच्छा, नाउ यूनिट सेल पे बात कर रहे थे, दोबारा वापस आते यूनिट सेल के पास, ठीक है। सॉरी, ओके। तो यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें हमारे पास होती हैं, सेल डायमेंशन, सेल पैरामीटर। सेल डायमेंशन मतलब लेंथ और उसकी एंगल बिटवीन द एजेस, ठीक है। अब लेंथ है, तीन तरह की लेंथ हम देख सकते हैं कि आपके पास लेंथ है, एक ब्रेथ और एक हाइट, ठीक है। ए बी और सी से, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से हम शो करते हैं उसके लेंथ को, और हर साइड के बीच के जो एंगल होता है हमारे पास, वो हम अल्फा बीटा और गैमा से शो करते हैं। जैसे ए और बी के बीच के जो जो एंगल है वो अल्फा से, बी और सी के बीच के एंगल बीटा से, और सी और ए के बीच के एंगल हम गैमा से शो करते हैं। ये हमारे पास इस तरह से एक यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है। इसी से हम क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं किसी भी क्रिस्टल के शेप को। अब बहुत सारे यूनिट सेल जब साथ में मिलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, सिंपल। अच्छा, हमारे पास कोई क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, क्रिस्टल के शेप के लिहाज से कहा जाए तो क्रिस्टल 7 तरह के होते हैं, जिनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, या फिर इनको हम जो है वो बच्चों 7 क्रिस्टल सिस्टम के बजाय 7 क्रिस्टल हैबिट भी कह सकते हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम कह लें, क्रिस्टल हैबिट कह लें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि जैसे ये सामने चार्ट दिख रहा है तो इट इज सो मच डिफिकल्ट, तो हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारे शेप्स हैं और डिफरेंट, इसको इजी कर लेते हैं। तो इजी करने के लिए सिंपल एक ट्रिक होता है, वो मैंने फर्स्ट टाइम में भी आपको बताया था, रिपीट करता हूँ न्यू स्टूडेंट्स हो यहाँ पर उनके लिए, कि देखें ये सारे 7 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, आप इसे याद कर लें, सबके स्टार्टिंग अल्फाबेट कर लें, CTORHMT है ना, सीटोर HMT, इस तरह याद कर लें, CTOR तो सीटोर और HMT, सीटोर HMT के लिए आप उसको याद कर लें। अब सीटोर HMT, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिकल, आर से रोम्बोहेड्रल जिसको हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोकोलिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये 7 शेप्स आपके पास हो गए, 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब साइड सीखने के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी करें, फिर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कर लें, फिर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कर लें, ठीक है। मतलब क्या करें, पहले तीनों इक्वल टू, फिर लास्ट वाले का एक काट दें, और फिर क्या करें, एंड में जो है वो फिर आप दोनों को जो है वो कट कर दें, काट दें। उसके बाद दोबारा रिपीट कर दें यही पैटर्न, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और सबसे एंड में ये पिछला वाला रिपीट करते हैं। इस तरह से आपको सारे साइड्स याद हो जाएंगे। एंगल्स के लिए क्या करना चाहिए भाई, एंगल्स के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, पहले ये याद हो गया, लाइन से 3 यही हो गए, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 लाइन से आ गए। चौथे में क्या करना है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कर देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देख लें, सब में नॉट इक्वल टू डाल देना है, ठीक है। ये सारे हो गए। अब बच गए हेक्सागोनल मोनोकोलिनिक। हेक्सागोनल में क्या होता है कि अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है और गामा 120 होता है। मोनोकोलिटिक में अल्फा गामा 90 डिग्री होता है और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये जैसे समझ लें कि बस ये दो हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, बाकी सारे ट्रिक्स ही हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। आई थिंक इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। सीट और HMT लिखा, सारे नाम लिख दिए, इसमें मैंने आपको पैटर्न बता दिया किस तरह से रट्टा मारना है, और ये तरीका बता दिया पैटर्न का, क्या ट्रिक है उसको हम याद कर लेंगे। तो किसी भी आपको किस सिस्टम का पूछा जाएगा आपसे, तो आप उसको बता सकते हो उसके साइड्स और एंगल्स के बारे में, ठीक है। आई थिंक इट इज सो मच इजी। अच्छा, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है, डेफिनेशन है सिंपल सी, कोई मुश्किल नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड बनना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, या स्टार्ट होना शुरू हो जाए मेल्ट होना। दो फैक्टर्स याद रखें मेल्टिंग पॉइंट पर जो अफेक्ट करते हैं, इम्प्यूरिटी और प्रेशर। जितना ज्यादा इम्प्यूरिटी आएगा किसी भी सॉलिड के अंदर, वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट को इतनी ज्यादा कम कर देगा, लोअर कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्योर आइसक्रीम है, जैसे कि कौन सी, वॉल्स, वॉल्स की एक आइसक्रीम है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है। अब क्या होगा कि अगर उसके अंदर आप इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे, तो उस इम्प्योरिटी के ऐड करने से क्या होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, 60 डिग्री के बजाय वो कह लो कि 50 डिग्री हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरह से मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देगा वो, अगर कोई इम्प्योरिटी किसी सॉलिड के अंदर आ जाती है। इस तरह से प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता है, ये इस चीज को आप काट दें, ये इसको छोड़ दें इस चीज को,
बस आप याद रखें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, जब भी आप किसी भी लिक्विड पर मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो इसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है। कभी आपने देखा होगा कि आप एक बर्फ पिघल रहा हो, बर्फ आइस क्यूब ले लें, उसके ऊपर क्या करें, आप अपनी उंगली रख दें, उसको जोर से दबा दें। जैसे ही आप उसकी उंगली रख के जोर से दबाओगे तो क्या होता है, तेजी के साथ बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा जो है वो डिक्रीज हो जाता है किसी भी लिक्विड का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, आई थिंक इसकी नीड नहीं है आपको याद करने की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चले थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, देखो एक चीज होती है हीट कैपेसिटी। आई थिंक यहाँ इसको मैं ठीक से नहीं समझा पाऊंगा, इसको मैं आई थिंक ये लास्ट है तो उसको यहाँ पर मैं कहीं और, इसका चार्ट मैंने बनाया है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पेंट पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक ये पेंट भी आपको दिख रहा होगा जो मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, ओके, जल्दी में तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके, आई थिंक फॉन्ट तो बाकी बच्चे पेंट भी सीख लें। छोटे में आप इस पर जो है वो क्या पाकिस्तान का झंडा बनाया करते थे, अब इस पर आप देखें इससे काम फायदेमंद चीज भी कर सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी, ओके हीट कैपेसिटी बच्चों, तो हीट कैपेसिटी को हम दो तरह से नाप रहे होते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो उसके दो कैटेगरीज हमारे पास है। कौन कौन से नाम बताएं जरा मुझे, जल्दी बताएं। हीट कैपेसिटी के दो टाइप क्या क्या होते हैं? हीट कैपेसिटी हीट चेंज की बात करता है बस, द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ सब्सटेंस। सैयद अनीकुल हसन ने जवाब दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके, तो एक हमारे पास होती है इसमें लेटेंट हीट। ठीक है, और एक हमारे पास होती है स्पेसिफिक हीट, जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। ये अनीक ने सही बताया था। दोनों में क्या फर्क है लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में? जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट? नोबडी नोस। तो लेटेंट हीट बात करता है स्टेट चेंज पर, ये बात करता है स्टेट चेंज के बारे में। ठीक है, लेटेंट हीट डिस्कस अबाउट द स्टेट चेंज। ठीक है, जबकि यही अगर हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट किस चीज पे बात करते हैं, इट डील्स अबाउट टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये बात करता है टेम्परेचर चेंज पर। ओके, कि किसी भी चीज की स्टेट चेंज अगर हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो वो लेटेंट हीट है। और कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर वो स्पेसिफिक हीट है। अब लेटेंट हीट की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब वो फर्दर टाइप्स में दो टाइप्स आप देख लें, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह लें या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कह लें। तो फ्यूजन से मुराद मेल्टिंग है, आप सब जानते हैं। तो फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या चीज होगी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 gram of a solid into liquid is called latent heat of fusion। ठीक है, और latent heat of vaporization क्या चीज होगी? The amount of heat required to change the state of 1 gram of liquid into gas is called latent heat of vaporization। अब यहाँ देख सकते हैं कि latent heat डील करते हैं किससे? स्टेट चेंज से। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से एक स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट किस पर चेंज करती है? दैट डील्स विद टेम्परेचर चेंज। The amount of heat energy required to increase the temperature of one is required to increase the temperature through 1 degree centigrade is called specific heat। कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना हो, जितनी हीट एनर्जी आपको देनी होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और लेटेंट हीट क्या बोलता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के अगर स्टेट को चेंज करना हो तो उसके बाद फिर हम उसमें हम क्या कहते हैं, दैट इज
लेटेंट हीट। अब इसके अंदर और भी होते हैं, मोलर भी होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर लेटेंट हीट। वो ग्राम के बजाय मोल पे बात कर लेते हैं उसमें, ठीक है। आई थिंक नाउ यू हैव गॉट द क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो आप जान चुके होंगे कि स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, उसके फर्दर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। Okay, so this is, I think this is all about this chapter.